अंडा क्लासेस। माय नेम इज़ निशांत और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी, क्या बात की थी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, याद है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात की थी और इसके मैंने फैक्टर्स के बारे में बात की थी, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, वो याद है। पहला फैक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड मैं लगा रहा हूँ, मतलब कितनी ज़ोर से मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सेकंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट पॉइंट। बात समझ आई। इसकी एग्जांपल तुमको मैं बताता हूँ कैसे। मान लो मेरे पास एक स्पैनर है, प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। मेरे पास एक स्पैनर है इस तरह से, और स्पैनर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक बोल्ट लगा लिया। देयर इज़ अ बोल्ट हियर। तो अब इसका जो टर्निंग इफेक्ट होगा, इसको खोलने के लिए किन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, किन फैक्टर्स से डिपेंड करेगा। एक तो भाई तुम कह सकते हो कि सर एक तो फोर्स हो गया, एक तो जो फोर्स होगा उस पर, उसका किसका मैग्नीट्यूड। दूसरा, सर इसके यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सर जहाँ तक इसका फोर्स लग रहा है वहाँ तक इसके बीच का डिस्टेंस डी पे करेगा। तो मतलब देखा जाए कि टर्निंग इफेक्ट एक तो डी पे डिपेंड कर रहा है और एक डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर। बात समझ आई, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इन दोनों को एक साथ स्टडी करने के लिए, मुझे एक नई क्वांटिटी लानी पड़ी। नई क्वांटिटी लानी, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट की टर्निंग करवाऊंगा ना, तो या रोटेशन करवाऊंगा, तो मुझे दोनों क्वांटिटी को स्टडी करना पड़ता था पहले अकेले अकेले। देखो यहाँ पे मैं इसकी टर्निंग इफेक्ट करवा रहा हूँ, मैं इसको टर्न करवा रहा हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, तो मुझे इसके लिए दोनों फैक्टर्स को अलग अलग स्टडी करना पड़ता था। बट अब मुझे क्या था कि मेरे को इतना टाइम नहीं है, मुझे इसको जल्दी स्टडी करना है, मैं दोनों क्वांटिटीज़ को एक साथ स्टडी करना चाहता हूँ। तो वो स्टडी करने के लिए मैं मोमेंट ऑफ फोर्स को ले आया। अब देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। सिंपल सी बात है। देखो, एक बात तो है कि ये डी पे डिपेंड करेगा और एफ पे डिपेंड करेगा, बात मानते हो, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि रोटेशन इन दोनों की डिपेंड होती है। तो अब मैं बात करूंगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो कि F है, ऑफ द फोर्स F एंड द परपेंडिकुलर distance d of the applied force from the axis of या रोटेशन। अब सर का हो गया, आपने बड़ी डेफिनेशन लिख दी, इसको इजी में कैसे समझेंगे। अरे कुछ है ही नहीं इस डेफिनेशन में, ध्यान से देखो। मैंने कहा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं फिर से स्पैनर का एग्जांपल देता हूँ, तुमको समझ जल्दी आ पाएगा। यहाँ पे फिर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। मेरे पास ये स्पैनर था, फिर से स्पैनर बना देता हूँ मैं इसको थोड़ा।
थोड़ा कलरफुल बना लेता हूँ ताकि तुमको समझ आए, अच्छा लगे देखने में। ठीक है, इसके अंदर मैंने खोलना है बोल्ट को, एक नट या बोल्ट कहते हैं जिसको, इसको खोलना चाहता हूँ। अभी देखो मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मैं तुमको वो बताता हूँ। एक फैक्टर तो डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर, कि मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगाया, फोर्स एफ के ऊपर कर रहा है। दूसरा किस पे कर रहा है, अब ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं कितनी बार बना चुका हूँ। दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा फैक्टर एक्सिस रोटेशन से जो डिस्टेंस है कहाँ तक का, परपेंडिकुलर फोर्स तक का, उस पे कहाँ से, एक्सिस रोटेशन से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर फोर्स तक का, उस डिस्टेंस पे। तो अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचो, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बनेगा, को मैं साइड पे लिख लेता हूँ डायग्राम को, क्या बनेगा, ये बनेगा एफ, जो कि फोर्स एफ था इनटू डी। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसके अंदर मैं दोनों फोर्स को और उसके डिस्टेंस को एक साथ स्टडी कर पाता हूँ, और इन दोनों के बेसिस पे मैं उस ऑब्जेक्ट की रोटेशन को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे वो रोटेट कर रहा है, इसको कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, कितना मिनिमम उसको इफेक्ट चाहिए ताकि मैं उसको रोटेट करवाऊँ। इसके ऊपर मैं तुमको न्यूमेरिकल करवाऊँगा। तो पहले मैं इसको दोबारा से समराइज कर देता हूँ कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये होता है फोर्स, इसको मैं फिर से कर लेता हूँ चेंज, ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। बात समझ आई, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, अब मैं इसको मैंने इस तरह शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि मैं तुमको यूनिट्स के बारे में बता सकूँ, यूनिट्स के बारे में बता सकूँ। देखो अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स के जो यूनिट्स निकालते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या होते हैं बताओ बच्चों, न्यूटन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चों ने मेरे पिछले लेक्चर लगाए उनको पता है। और डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस को मैं मीटर में लिख लेता हूँ, मीटर में, सेंटीमीटर में होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट की, जिन्होंने मेरे पीछे लेक्चर लगाए हैं। एसआई यूनिट के अंदर क्या होता है, हम क्या लेते हैं, मास को लेते हैं किस में, केजी में, लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। शाबाश, तुमको इतना पता है तो। और देखो जो फोर्स का यूनिट होता है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ। कैसे, देखो मैं मोमेंट ऑफ फोर्स को ऐसे लिखूँगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के जो ऐसे यूनिट क्या होंगे, एक तो क्या आएगा, एक आगे न्यूटन इनटू, और न्यूटन क्या होता है, ये एसआई यूनिट होता है, याद है, और मीटर को मीटर लिख लिया। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ गया, यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर आ गया। ये क्या आ गया, एसआई यूनिट। बट अगर सेकंड बात करूं मैं किसकी, सीजीएस यूनिट की। अब ये बच्चों को पता है कि मैंने करवाया है पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब सीजीएस यूनिट के अंदर मास क्या होता है, खुद से बताओ, ग्राम में, लेंथ क्या होती है सेंटीमीटर में, और टाइम क्या होता है, वो सेकंड में होता है। बट अब मैं तुमको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताने वाला हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखो ध्यान से देखना, देखो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं सीजीएस के अंदर, इन सीजीएस के अंदर क्या होते हैं, याद है, अरे याद कर लो, क्या थे, डाइन थे ना, डाइन थे, याद आ रहा है ना।
इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? मुझे ये पता है मोमेंट ऑफ फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन मीटर। तो न्यूटन को मैं ले सकता हूँ 10⁵ डाइन। याद है? अरे याद है क्या? 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन होता था। अरे अब मैं इसको प्रूफ कराने लग गया तो पिछले लेक्चर का फ़ायदा क्या? पूछना खुद से। और जो मीटर होता है उसमें उसको मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, लिख सकते हो ना। अब ये डाइन भी क्या है? CGS है। और ये सेंटीमीटर भी क्या है? CGS यूनिट है। ये दोनों इस क्वांटिटी को, CGS यूनिट की क्वांटिटी को मतलब सही प्रूफ करते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इन CGS क्या होता है? 10⁻⁷ अरे कैसे? 5 तो 0 यहाँ पे थी, 2 0 यहाँ थी, 5 + 2 0 7 तो 10⁻⁹ सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो अगर समराइज़ करूँ इस चीज़ को मैं कंक्लूजन के तौर पे, SI में क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स के यूनिट न्यूटन मीटर। शाबाश। और CGS में क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स के यूनिट क्या होता है? 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ख़त्म। बात समझ आई? तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली। अब मैं तुमको, ये तो होगी थ्योरी जिसके बारे में तुमको बात बताई, पर अब मैं तुमको जो बात बताने वाला हूँ ना वो समझो। मैं तुमको एक मोमेंट ऑफ फोर्स की अच्छी कहानी बताऊंगा न्यूमेरिकल से कि इसको स्टडी कैसे करते हैं न्यूमेरिकल से। देखो मैंने तुमको ये बताया कि मैंने दोनों क्वांटिटी को, फोर्स और डिस्टेंस को एक साथ स्टडी करना था, तो मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स की एक नई क्वांटिटी को ना मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको स्टडी करने का फ़ायदा क्या? मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको न्यूमेरिकल की। कि मान लो राहुल था he has to apply force of 10 न्यूटन, ठीक है, on the spanner to screw up the bolt. उसने इस पे इतना 10 न्यूटन फोर्स को लगाना पड़ा ताकि वो स्क्रू अप होए। दिस implies that मिनिमम, ओके सॉरी मैं इसको रिपीट करता हूँ। Rahul, he has to apply force of 10 Newton on the spanner to screw up the bolt at a distance of कितना? 2 मीटर from the axis of rotation, ठीक है। अब this implies minimum moment of force required to open door, open bolt is कितना होगा? सो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट है, ये आंसर नहीं निकालना मैं अभी। वो कहता है कि राहुल को एक स्पैनर को यूज़ करके एक बोल्ट को स्क्रू अप करना है। बता के दिखाता हूँ कैसे। राहुल को एक स्पैनर से दिस इज स्पैनर, इस स्पैनर से एक बोल्ट को स्क्रू अप करना है। स्क्रू अप करना मतलब खोलना है, ठीक है। इसको ओपन करना है। उसने फोर्स लगाया F = कितना लगाया? 10 न्यूटन।
और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया d इज इक्वल टू कितना 2 मीटर 2 मीटर। तो बताओ इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखा है कि कहता है इट इम्प्लाई द मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स ही रिक्वायर्ड टू ओपन द बोल्ट इज कितनी होगी, सोच के बताओ। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इज फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज 20, दैट इज कितना का, सॉरी 20 नहीं 10 था, दैट इज 10 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर इंटू 2, ये क्या आ गया 20 न्यूटन मीटर। इतना उसको फोर्स लगाना पड़ा, मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा। अभी आगे स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है वो, पूरी स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई। नाउ इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो स्टेटमेंट हाईलाइट हो जाए। नाउ इफ ही wants to open the bolt by some force F at a distance 0.5 meter from the axis of rotation, what is the magnitude of force F? ये क्वेश्चन है। बात समझ आई कि राहुल ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कहाँ से, 2 मीटर की डिस्टेंस से, तो उससे मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स आया, मतलब मिनिमम मेरा क्या एफर्ट लगा उसको खोलने के लिए 20 न्यूटन। ये बात समझ आ गई ना, 20 न्यूटन लगा। अब कहता सिचुएशन दे दी इसने, यहाँ तक तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे ही दी यहाँ तक। अब क्वेश्चन तो मुझे यहाँ से यहाँ तक सोल्व करना है। कहाँ से कहाँ तक सोल्व करना है, क्वेश्चन मुझे यहाँ से यहाँ तक सोल्व करना है। सही स्टेटमेंट तो यही है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। कहता नाउ इफ ही वांट्स टू ओपन द बोल्ट बाय सम फोर्स, कहता कुछ सम फोर्स से उसको ओपन करना है जो कि F है, और उसका डिस्टेंस दे दिया। वो कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे, उसका डिस्टेंस ने यहाँ पे दे दिया कि सपोज यहाँ पे कुछ F डैश तरह का फोर्स था और उसका डिस्टेंस यहाँ से दे दिया था D का कितना 0.5 मीटर। कि अगर वो 0.5 मीटर से वो फोर्स लगा रहा है F डैश, तो बताओ उसका मोमेंट ऑफ, तो बताओ कि उसका F डैश की वैल्यू क्या होगी। ये कह रहा है, समझ रहे हो। ही सेट कि यहाँ पे उसने कोई F डैश फोर्स लगाया कितने डिस्टेंस से 0.5 मीटर से, तो इन गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बताओ कि उसको कितना फोर्स F डैश लगेगा उसको खोलने के लिए। देखो सिंपल बात पता क्या है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे पता सिंपल सी एक समझने वाली बात लिखूँगा। यहाँ लिखूँगा मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड बाय राहुल इज, क्या है वो, बताओ क्या होगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, याद करो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या था, एक फोर्स 10 न्यूटन था और डिस्टेंस क्या था 2 मीटर, तो ये मेरा 20 न्यूटन मीटर आया था। ये क्या मिनिमम का मतलब क्या है कि इतना मेरे को रिक्वायर्ड है। कि अगर मैं इससे कम लूँगा ना, इससे भी कम ले लूँगा, अगर मैंने यहाँ पे 20 की जगह 19 ले लिया तो वो खुलेगा ही नहीं। 20 की जगह मैंने 19.5 ले लिया तो वो फिर भी नहीं खुलेगा। मगर 20 तो मेरे को चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा ले लिया, 22 ले लिया तो खुल जाएगा। वो तो आसान बात ही है ना, समझ रहे हो ना कि मेरे को 20 एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए इसको खोलने के लिए। अब देखो यहाँ पे मुझे खोलना है तो मेरे को मिनिमम कितना चाहिए होगा, एटलीस्ट 20 चाहिए होगा। तो मुझे मिनिमम कंडीशन की कंडीशन लेके मैं इसको सोल्व करूँगा। अब देखो, अब मोमेंट ऑफ फोर्स सेकंड सिचुएशन में क्या आएगा, सोल्व करते हैं इसको इसी कलर से। मोमेंट ऑफ फोर्स सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, वो F डैश इंटू डी, इसको D डैश लिख देता हूँ मैं ताकि इजी रहे। F डैश इंटू D डैश लिखूँगा। अब देखो F डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है, पर D डैश की 0.5 मीटर दे दिया मेरे को। और ये मोमेंट ऑफ फोर्स मैं क्या लूँगा, मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या लूँगा, यही ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, F डैश इंटू 0.5 मीटर इंटू 20 न्यूटन मीटर।
मीटर से मीटर कट गया, शाबाश। एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई 20 न्यूटन अपॉन 0.5। सॉल्व करें, 20 न्यूटन 5 अपॉन 10, 10 ऊपर चला गया। बात समझ आई? अरे निकाल दिया ना मैंने। तो ये क्या होता है 5 4, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सोच के बताओ, 40 न्यूटन आई, 40 न्यूटन। अब ये बात समझो, तुमको मैंने पिछले लेक्चर में क्या समझाया था, अब समझने वाली बात आ गई है कि अगर मेरे पास एक स्पैनर था सर, उस स्पैनर के बीच में एक बोल्ट था मेरे पास। मैंने कहा था अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहाँ के लिए मेरे को इजी रहेगा, क्या इजी रहेगा, रोटेट करवाना। यहाँ के लिए हार्ड रहेगा इन कंपैरिजन टू पॉइंट ए। ठीक है, मतलब पॉइंट ए पे मेरे को उसको रोटेट करवाना है ना, वो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा, बट पॉइंट बी पे मेरे लिए वो हार्ड रहेगा। इसका मैंने तुमको प्रूफ करके दिखा दिया कैसे है। देखो पहले जो फोर्स था वो पॉइंट ए पे लग रहा था ना, पहले फोर्स था वो पॉइंट 8 पे लग रहा था, उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहा था 20 न्यूटन आ रहा था, मतलब उसका फोर्स क्या देखा 10 न्यूटन दे रखा था। तो यहाँ पे ये 10 न्यूटन दे रखा था तुमको, बट अगर इसको मैं पास ले गया उसके एक्सिस के तो पॉइंट बी पे आ गया, और पॉइंट बी पे मेरा फोर्स क्या एफ डैश है ना, तो मेरे पॉइंट बी पे एट पॉइंट बी पे मेरा फोर्स एफ डैश है वो 40 न्यूटन हो गया। तो पहले मेरा 10 न्यूटन फोर्स था और अब मेरा 40 न्यूटन फोर्स हो गया, तो फोर्स बढ़ गया ना मेरा। जैसे ही मैं एक्सिस रोटेशन के पास आने लग जाता हूँ, जैसे ही मैं एक्सिस रोटेशन के पास आ जाता हूँ, मतलब ये एक्सिस रोटेशन के पास आ जाता हूँ, जैसे मैं एक्सिस रोटेशन के पास आने लगता हूँ तो मेरा फोर्स क्या बढ़ने लग जाता है, फोर्स मेरा इंक्रीज होने लग जाता है। तो बात समझ आई? तो मेरे लिए क्या इजी रहेगा, मेरे लिए इजी रहेगा जितना मैं स्पैनर को दूर से पकड़ूँ उतना ही मैं इजी वे में मैं बोल्ट को खोल सकता हूँ। तो आज मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात की, उसका फॉर्मूला क्यों ये आया, क्यों क्या स्टडी करते हैं, इन दोनों की डिस्टेंस और फोर्स को एक साथ स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं, इन चीज़ों को हमने समझा। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन की, फिर उसकी मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को उठा के मैंने उसका फॉर्मूला बना के दिया तुमको। उसके बाद मैंने उसके ऐसे यूनिट्स समझाए, क्या यूनिट्स बताए, यूनिट्स क्या होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे बताए, फिर सीडीएस यूनिट बताए। उसके बाद मैं तुमको कंक्लूजन में यूनिट्स दे दिए। फिर हम न्यूमेरिकल के ऊपर आए। न्यूमेरिकल के ऊपर पे हमने सीखा, क्या सीखा कि सर मोमेंट ऑफ फोर्स जितना दूर से मैं फोर्स लगाऊंगा ना मेरा उतना फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो हमने ये कंक्लूड किया। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।